नमस्कार दोस्तों, एट गुरुकुल के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सबका स्वागत है। देखिए, कुछ चीज़ें हैं जो आपसे डिस्कस करनी है कि अभी स्थिति ऐसी है कि जीडीसी और जीआईसी के जो एग्ज़ाम्स हैं, वो सारे लगभग एक साथ आ गए हैं, ठीक है? और समस्या ये है कि रिज़ल्ट्स बहुत लेट डिक्लेयर किए गए हैं, ठीक है? जीडीसी और जीआईसी के, जिससे छात्रों में इस बीच में ऊहा-पोह की स्थिति बनी रही। अब चूँकि जीडीसी का रिज़ल्ट तो बहुत लेट डिक्लेयर हुआ और अभी सारे विषयों का रिज़ल्ट भी नहीं डिक्लेयर हुआ है। जी, केवल 5 विषयों का रिज़ल्ट आपने डिक्लेयर किया है। जीआईसी मेंस की बात करें तो 29 अगस्त से मेंस प्रस्तावित है। आज आपका 10 अगस्त 11 अगस्त हो गया। 12 तक फॉर्म भरे जाएँगे, 19 तक फॉर्म को आपको प्रयागराज पहुँचाना है इनके सेंटर पे, ठीक है? अब 19 से 29 आपके पास 10 दिन हैं। किसी भी कीमत में कम से कम 6 से 7 दिन पहले आपको एडमिट कार्ड देने होते हैं, ठीक है? अब अगर 19 तक प्रयागराज इनका पत्र पहुंचेगा, आपके आवेदन पत्र पहुंचे जाएंगे, तो का एक नियम है कि वो जो रिजेक्टेड फॉर्म्स है ना, वो भी जारी करता है और उसके लिए कुछ समय भी देता है कि आप ये बताइए कि आपका फॉर्म क्यों नहीं पहुंचा या आपके फॉर्म में ये त्रुटियां हैं, आपको मुख्य परीक्षा में क्यों शामिल किया जाए। तो ये भी समय आयोग देता है। तो सपोज करिए 19 तारीख को परीक्षा, ये जो आपके फॉर्म सबमिट करने की लास्ट डेट है, उसके 3 से 4 दिन, बहुत जल्दी अगर आयोग करता है तो 3 से 4 दिन बाद अगर रिजेक्ट लिस्ट देता है, ठीक है? अगर ये प्रक्रिया आयोग अपनाता है तो यानी 23 से 24 तक आपका रिजेक्ट लिस्ट आएगा। उसके बाद आपको 4 से 5 दिन का आयोग समय देता है। जनरली तो 7 से 8 दिन का समय देता है, लेकिन सपोज करो 4 से 5 दिन, बहुत जल्दी कर रहा है आयोग, तो 24 से अगर 5 दिन का टाइम देगा, ठीक है, आपको अपना रीजन बताने का, ठीक है, कि क्यों आपको परीक्षा में बैठने दिया जाए। तो 29 तो इस प्रक्रिया में हो गया। अब आपका 29 से एग्जाम है। अभी आपका ना एडमिट कार्ड आया है, जी, कुछ 6 से 7 दिन पहले आना चाहिए। तो समस्याएं थोड़ी जटिल हैं। अगर समझ लो आपकी ये रिजेक्ट लिस्ट वाला प्रोसीजर फॉलो आयोग नहीं करता है, तो 19 तक आपके फॉर्म पहुंचेंगे। आयोग को किसी भी कीमत पे 25 या 24 तक, अगर ये बीच की प्रक्रिया आयोग स्किप करता है, मतलब जो रिजेक्ट लिस्ट जारी करता है उसके बाद उसको सही करने के लिए स्टूडेंट्स को टाइम जो देता है, उस पूरी प्रक्रिया को आयोग स्किप करता है, तो 24-25 तक आयोग को एडमिट कार्ड देने पड़ेंगे। लेकिन उसके पहले स्क्रूटनी बहुत जरूरी है। आयोग ये स्क्रूटनी करता है कि किनके फॉर्म एक्सेप्टेड है और किनके फॉर्म एक्सेप्टेड नहीं है। तो मुझे लग रहा है कि ये वाला प्रोसेस आयोग स्किप नहीं करेगा और 19 से 29 के बीच में परीक्षा कराना अब बहुत ही डॉन्टिंग टास्क आयोग के लिए हो गया है और मुझे बहुत मुश्किल लग रहा है कि 29 से परीक्षा होगी। लेकिन आप इसको पत्थर की लकीर मान के मत रखिएगा। आयोग है, कुछ भी कर सकता है और कुछ भी, मतलब कुछ भी कर सकता है। तो लेकिन प्रैक्टिकली ये इम्पॉसिबल है कि अब 29 तारीख से जीआईसी का मेंस होगा। इसका मतलब ये नहीं कि मेरी बात आप समझिए कि ब्रह्मा की बात है और आप पढ़ाई लिखाई छोड़ दीजिए। भाई, हो सकता है तो कल को आप आके मुझे कमेंट में गाली मत दीजिएगा कि सर परीक्षा तो हो गई। लेकिन मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूं कि 29 से परीक्षा होना बहुत मुश्किल है, ठीक है? अनलेस एंड अनटिल अब ऐसा कोई चमत्कार ना हो। अब हम जीडीसी पे आते हैं। देखिए, जीडीसी की स्थिति क्या है। 15 सितंबर से विभिन्न विषयों के परीक्षाएं शुरू हैं। भूगोल का 23 सितंबर को है। अब आप 15 मानकर चलिए, ठीक है? आज हो गया 10 अगस्त। अभी तक केवल और केवल 5 विषयों का रिजल्ट आया है। ऐसा नहीं कि कल परसों तक सारे विषयों का रिजल्ट आ जाएगा। ये रिजल्ट निकालने में कम से कम 4 से 5 दिन और लेंगे, ठीक है? समझ लो 15 अगस्त तक सारे विषयों के रिजल्ट आते हैं, ठीक है? 11, 12, 13, 14, 15 तक मैं बात करता हूँ। सारे विषयों के रिजल्ट 15 तक आ जाते हैं। अब उसके बाद 3 से 4 दिन बाद आयोग मुख्य परीक्षा के फॉर्म जारी करेगा। हो सकता है भाई, अगर क्योंकि इनकी डिटेल्स आ गई है, जो 5 विषय है जिनका रिजल्ट जारी हो गया है, इनकी डिटेल आयोग ने दे दी है कि आपका मुख्य परीक्षा का प्रोग्राम ऐसे होगा, आपको इस तरीके से कार्य करना पड़ेगा। लेकिन अभी जो 5 विषय के अलावा जो रिजल्ट हैं, पहले वो रिजल्ट देगा, उसके बाद मुख्य परीक्षा के 3 से 4 दिन बाद फॉर्म्स आएंगे। सपोज करो 14 या 15 तक सारे रिजल्ट आते हैं, चलो 13 या 14 तक भी आ जाते हैं, तो 17 और 18 ही मैं बहुत जल्दी बता रहा हूँ, बहुत जल्दी जीडीसी के लिए 17 या 18 से आपके मुख्य परीक्षा के फॉर्म ओपन होंगे। अब कम से कम 20 दिन मुख्य परीक्षा के फॉर्म रहते ही रहते हैं। बहुत जल्दी करेगा आयोग, 15 से 17 दिन कर दिया, ठीक है? 15 से 17 दिन उन्होंने आपको दिया, तो समझिए कि 18 और 17, यानी 17 दिन और जोड़ लो 18 में, तो आपका हो गया सितंबर, आप 3 या 4 आ गए, सितंबर 2 या 3 या 4 में आ गए आप, तो यहाँ तक आपके फॉर्म्स कंप्लीट होंगे। अब अगर फिर वही बात आती है रिजेक्ट लिस्ट की,
3 से 4 दिन बाद आयोग रिजेक्ट लिस्ट जारी करता है और उसको सही करने के लिए छात्रों को मौका देता है। हम 2 या 3 तारीख तक वैसे ही पहुंचे हैं। अब अगले बचे हुए 10 दिन में आयोग को रिजेक्ट लिस्ट भी देना है, ठीक है, उस रिजेक्ट लिस्ट के फॉर्म को सही करने के लिए मौका भी देना है और कम से कम 6 दिन पहले एडमिट कार्ड भी देना है, यानी आयोग को 9-10 तक एडमिट कार्ड दे देना है। तो 4 से 5 दिनों में ये चीजें थोड़ी सी मुश्किल लगती हैं, लेकिन जीडीसी अभी भी डुएबल लगता है अगर आयोग इस मूड में है, क्योंकि 14 तारीख को देखो गाइस हियरिंग है, ठीक है, 14 को जीडीसी की अगली हियरिंग है। तो आयोग धीरे धीरे रिजल्ट दे रहा है और रिजल्ट इतनी मतलब क्लैरिटी के साथ दे रहा है कि किसी तरीके की गुंजाइश ना हो, किसी तरीके का इसमें इशू ना हो, ताकि आगे फिर से कोर्ट केस में चीजें फंस सकें। और यही कारण है कि ज्यादातर विषयों में 15 गुना से बढ़ के बुलाया जा रहा है, 15 गुना से बढ़ के छात्रों को बुलाया जा रहा है। ये कहीं ना कहीं गलत है। मतलब अगर आपने 15 गुना बताया है कि एग्जाम में 15 गुना छात्रों को आप लेंगे, एक छात्र जो 85 से 88 पाकर जो मानक पर सेलेक्ट हो रहा है, और आपने केस से बचने के लिए जो रिजर्व कैटेगरी है जैसे ईडब्ल्यूएस, ओबीसी और एससी एसटी, ठीक है, इनको आपने ज्यादा बुलाया। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये कथित है, कुछ लोग ऐसा बोल रहे हैं और यही स्पेक्युलेट कर रहे हैं, क्योंकि देखिए सीट तो बढ़ी नहीं है, ठीक है। तो यही कारण है कि 30 गुना के आसपास, 25 गुना के आसपास छात्र बुलाए गए हैं। अब क्या होगा, ये उन्हीं के साथ गलत होगा, ये उन्हीं के साथ गलत होगा। मतलब अब जो एक सीट पर वो कम लोग फाइट करते थे, अब वो अपनी कैटेगरी की एक सीट पर बहुत सारे लोग फाइट कर रहे हैं, ठीक है। तो आप, एक तो उनके पास समय कम रहेगा, आपने उनको प्री पास कर दिया जो कि उम्मीद नहीं कर रहे थे। अब आप उनको मेंस लिखवाओगे, तो वो क्या लिखेंगे मेंस में बचे हुए 15 दिन में, 20 दिन में, वो भी तब जब पहली बार आपने सिलेबस में परिवर्तन किया है। तो ये कहीं ना कहीं जनरल कि हर अनरिजर्व के लिए भी नुकसानदायक है, रिजर्व के लिए भी नुकसानदायक है। तो केवल केस से बचने के लिए ये चीजें थोड़ी सी गड़बड़ है। दूसरी चीज ये है कि अगर सीट बढ़ी है, देखिए ये कुछ श्योर नहीं है कि आयोग ने ऐसा क्यों किया, ये केवल स्पेकुलेट किया जा रहा है। अगर सीट बढ़ती और तब ये सिचुएशन बनती तो ये तो बहुत अच्छी बात थी, फिर ये जो कंपटीशन है वो एक्सेप्टेड था। दूसरी चीज ये है कि आयोग अगर बहुत जल्दी करता है तो वो जीडीसी की परीक्षा करा सकता है ना, वो भी तब जब वो 14 तारीख तक रिजल्ट दे दे सारे। अब आज भी लोग वेट कर रहे थे कि रिजल्ट आएगा, रिजल्ट नहीं आया, तो 14 तारीख तक रिजल्ट अगर आ जाता है, 14 देखो 14 को हियरिंग है, मुझे लग रहा है बचे हुए रिजल्ट जो है 14 के बाद ही आएंगे। उसमें क्या हो रहा है, उसमें यही समस्या आ रही होगी, क्योंकि उसमें जो है छात्र कम आ रहे होंगे रिजर्व कैटेगरी के, इसीलिए अभी उन विषयों का रिजल्ट नहीं जारी जारी हुआ है। तो मुझे पर्सनल एक्सपीरियंस ये लगता है कि 14 तक या 14 के आसपास रिजल्ट सारे जारी हो जाएंगे। उसके बाद आयोग अगर बहुत तेजी से काम कर रहा है तो ये जीडीसी की परीक्षा अपने समय पर होगी। फिलहाल मैं अगर दोनों परीक्षाओं की बात करूं तो जीआईसी आगे जाने के मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस से 90% चांस है और जीडीसी आगे जाने के 50% चांस है। अब आगे चलते हैं जो मेन हमारा विषय है हमारे इस टॉपिक का। अब हमारे टॉपिक का मेन विषय ये है कि भाई अब मुख्य परीक्षा तो आ गई, ठीक है, और अब स्ट्रेटेजी क्या है, क्योंकि ये सिलेबस पहली बार चेंज हुआ है, ठीक। मेंस परीक्षा पहली बार हो रही है, आंसर राइटिंग पहली बार हो रही है। कुछ स्टूडेंट तो बहुत ज्यादा कंफर्टेबल हो गए, लेकिन कुछ स्टूडेंट के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है ये। कम दिनों में अगर आपको ऑब्जेक्टिव पेपर दिया जाता तो आप दिन रात एक करके रट के परीक्षा लिख देते, लेकिन जब इतना बड़ा पैटर्न का चेंज है और आपका कंपटीशन ऐसे लोगों से है जो लगातार कुछ दिनों से मेंस के आंसर राइटिंग कर रहे हैं, जो यूपीएससी पीसीएस का मेंस लिखे हुए हैं और जिनको क्लैरिटी थी कि उनका रिजल्ट हो रहा है और 1.5 महीने 2 महीने पहले से आंसर राइटिंग कर रहे हैं, आपको अभी क्या करना चाहिए, आपको सिर्फ और सिर्फ स्मार्टनेस और स्ट्रेटेजी के साथ आपके बचे हुए 30 से 35 से 40 दिन जो भी आपके पास है उसको प्लान करना चाहिए। देखिए प्लानिंग की बात करें तो 4 स्टेजेस आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले कंटेंट, ठीक है, कंटेंट की होता है आंसर राइटिंग का, किंग है, इट इज ए। अगर आपके पास कंटेंट नहीं है तो आप ना अच्छा आंसर लिख पाओगे, ना आप अपनी कॉपीज भर पाओगे, ना आप नंबर ले पाओगे, ना आप सेलेक्ट हो पाओगे। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, कंटेंट इकट्ठा करना है। कंटेंट का मतलब किताबें इकट्ठा करना नहीं हुआ, ठीक है। भूगोल में आप 7 किताबें लेके बैठे हो, उन 7 किताबों में मान लो पृथ्वी की उत्पत्ति पूछा तो सविंदर सिंह के 8 पन्ने लेके आप बैठे हो, ये कंटेंट नहीं है। कंटेंट का मतलब है कि हर टॉपिक के पास आपके पास छोटे छोटे एटलीस्ट 4 से 5 से 6 पॉइंट तो आपके पास होने ही चाहिए। अगर आप पूरा नोट्स नहीं बना पा रहे हो तो कम से कम 6 से 7 पॉइंट आप लिख लो। इंट्रोडक्शन लिखने की आवश्यकता नहीं है, आप बना के लिख लेना। अगर आपकी स्थिति बहुत मतलब स्टार्टिंग पे है, मतलब अभी आपने कुछ भी नहीं किया है, मैं उनके लिए बता रहा हूं, आप क्या करिए हर पॉइंट पे 4 4 5 5 पॉइंट केवल ज्योग्राफिकल टर्म्स या हिस्ट्री के हैं, आप इकोनॉमिक्स के हैं, एजुकेशन के हैं। अगर आपने अभी तक कुछ भी नहीं किया तो आप सिलेबस उठाइए, हर टॉपिक के सिलेबस टू सिलेबस, पॉइंट टू पॉइंट, हर टॉपिक के 8 6 6 7 7 पॉइंट बस लिख लीजिए।
ठीक है, और कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, और उसको लगातार रटिए और लिखने की कोशिश करिए। ठीक है, ये उनके लिए जिन्होंने अभी तक कुछ नहीं किया है। जिन्होंने अभी थोड़ी बहुत आंसर राइटिंग कर ली है, थोड़ा बहुत कंटेंट पढ़ रहे हैं कुछ दिनों से, उनके लिए स्ट्रेटजी ये है कि ये 4 लेवल की स्ट्रेटजी फॉलो करें। पहले तो अपने कंटेंट पे काम करें। कंटेंट ऑब्वियसली आपके पास थोड़ा बहुत होगा, उसको एनरिच करना होगा। जो जीआईसी की प्रिपरेशन पहले से कर रहे हैं, जिनकी आंसर राइटिंग मजबूत है, तो कंटेंट आप अपने एनरिच करिए। सारे विषयों के सारे जो टॉपिक्स हैं उनके उनके 1 पेजर 2 पेजर नोट्स आपके पास होने चाहिए। दूसरा, आप उनको जो है एटलीस्ट एक बार पूरा कंटेंट बनाने के बाद एक बार गो थ्रू कर लीजिए, पढ़ लीजिए। तीसरा, रिवीजन इज की। रिवीजन इज वेरी इंपॉर्टेंट। बिना रिवीजन के कंटेंट किसी काम का नहीं होगा, और आपको बहुत डिटेल में कंटेंट बनाने की आवश्यकता नहीं है, बहुत डेप्थ में जाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आंसर राइटिंग जर्नलिस्ट अप्रोच मांगता है, स्पेशलिस्ट अप्रोच नहीं। तो आपको उस कंटेंट को मल्टीपल टाइम रिवाइज करना है। 2 बार, 5 बार, 8 बार, 10 बार, 20 बार, जितनी बार आपके दिमाग में फीड हो जाए, और तब जाकर आप फुल लेंथ टेस्ट लिखिएगा। 20 प्रश्नों वाले फुल लेंथ टेस्ट तब लिखिएगा, तब आपको फुल लेंथ टेस्ट का फायदा होगा। वैसे लिखने से आपको कोई लाभ नहीं होगा। तब कैसे करना है भाई? तब आपको क्या कैसे लिखना है, क्योंकि लिखने की भी प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके लिए आप जो है डेली एक आंसर लिख सकते हैं। मैंने आपको बताया है कि मेरी टेलीग्राम आईडी है, उस पे जाकर हमने एक चैट डिस्कशन ग्रुप बनाया है। अगर आप किसी भी प्रश्न का उत्तर लिखते हैं, अच्छा बुरा, स्टार्टिंग में उत्तर बहुत अच्छे नहीं लिखे जाएंगे। मेरे पास भी अपने पहले जो मैंने पहला उत्तर लेखन ज्वाइन किया था, और मैं वो कॉपी अभी तक रखा हूं, और मैं आज के भी उत्तर अपने पास रखा हूं कि कितना ड्रास्टिक इंप्रूवमेंट मेरे आंसर राइटिंग में आया है। तो आपको घबराना नहीं है, मतलब आंसर राइटिंग शुरू करनी है, कुछ भी लिखना है। ठीक है, आप बस मॉडल फॉलो करना है, इंट्रोडक्शन, बॉडी और कंक्लूजन। ये फॉलो करके आप लिखने का कोशिश करो, एक आंसर डेली, ज्यादा नहीं। कोई भी क्वेश्चन उठाओ, पीवाईक्यू उठाओ, ठीक है, ठीक है, सिलेबस उठाओ, उससे एक क्वेश्चन बनाओ, और वो आंसर आप लिखो, अपने पास स्टोर करो। कुछ नहीं करना है, लेकिन आंसर कैसे लिखना है? 7 से 8 मिनट में लिखना है आपको आंसर। भले राइटिंग खराब हो आपकी, भले कंटेंट खराब हो, भले डायग्राम खराब हो, लेकिन जो एक आंसर आप डेली लिखोगे वो आप 7 से 8 मिनट में ही लिखोगे, क्योंकि अब आपके पास समय नहीं है कि आप लिखने की स्पीड बढ़ा रहे हो, धीरे धीरे बढ़ाओ। जो आप एक उत्तर लिखोगे 7 से 8 मिनट में लिखोगे। दूसरा क्या करोगे? दूसरा वर्चुअल आंसर राइटिंग आप करो। ठीक है, आप अभी एक उत्तर लिखो, ये 3 स्ट्रेटजी आपको फॉलो करनी है, और एक उत्तर लिखना है आपको 7 से 8 मिनट में। दूसरा सबसे आसान काम आपके लिए वर्चुअल आंसर राइटिंग, जो कि आपके दिमाग को ट्रेन करेगा। उसमें क्या करना है आपको? जितने भी पीवाईक्यूज हैं, ठीक है, आप पीवाईक्यूज उठाओ, जितने भी क्वेश्चन आए हैं उनको आप लिखो मत। ये तो लिख, एक क्वेश्चन आप लिख रहे हो ना क्लैरिटी के लिए, इसको आप मन में इसका उत्तर करो। जैसे सपोज करो कि मैं हिस्ट्री का एक क्वेश्चन फ्रेम कर रहा हूं कि भारत की स्वाधीनता संग्राम में महिलाओं की भूमिका की विवेचना कीजिए। ठीक, ये एक प्रश्न हमने बना लिया। अब हम इसको कैसे दिमाग में लिखेंगे? पहले आप इंट्रोडक्शन बनाओ अपने दिमाग में कि भारत की स्वतंत्रता संग्राम में महिलाओं की भूमिका बहुत सक्रिय रही है, जिसमें स्वदेशी नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, क्विट इंडिया मूवमेंट, और ये जो क्विट इंडिया मूवमेंट, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, और सीडीएम, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, इनमें परस्पर ये भूमिका बढ़ती गई है। ठीक है, उसके में एक ग्राफ होता है, हम लोग यूज करते हैं यूपीपीसीएस में, यूपीएससी में। ठीक है, जो कि क्विट इंडिया मूवमेंट में थोड़ी होती है, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट थोड़ी बढ़ती है, और इसमें क्विट इंडिया में बढ़ जाती है, ये होता है स्वदेशी में। ठीक है, तो ये हमारा इंट्रोडक्शन हो गया। ठीक है, हम बता दिए कि भूमिका जो है लगातार बढ़ती गई है। ये मैं अभी आपको क्वेश्चन बना रहा हूं, और अभी मैंने तुरंत इसको फ्रेम किया है। फिर हम बॉडी पे आते हैं। फिर क्या करेंगे? बॉडी में हम क्या करें? अपने दिमाग में ये सारी चीजें हमारे दिमाग में हो रही है, ये हमारा वर्चुअल आंसर राइटिंग है। फिर हम अपने दिमाग में लिखेंगे, अच्छा स्वदेशी आंदोलन में क्या हुआ था, उसमें कौन कौन सी महिलाएं थी, महिलाओं की भूमिका सीमित थी, महिलाओं की भूमिका जो है स्ट्राइक और दुकानों पर स्ट्राइक करने तक थी, जो है विदेशी कपड़ों के बाइकआउट से रिलेटेड थी। एक दो नाम लिख लेंगे। फिर हम आते हैं आपके नॉन कॉपरेशन असहयोग आंदोलन में। ठीक है, नॉन कॉपरेशन असहयोग आते हैं, उसमें महिलाओं की भूमिका क्या थी। फिर हम आते हैं सिविल डिसोबीडियंस, सविना अवज्ञा में आते हैं, उसमें महिलाओं की भूमिका बहुत सक्रिय थी। कौन कौन सी महिलाएं थी? सॉल्ट सत्याग्रह क्या क्या था, ठीक है, धरसाना सॉल्ट रेड क्या था। उसके बाद हम आते हैं क्विट इंडिया मूवमेंट में। क्विट इंडिया मूवमेंट में महिलाओं की भूमिका बहुत बढ़ गई। ठीक है, सिगरेट रेडियो कौन चलाता था, उषा मेहता कौन थी। ठीक है, जेबी कृपलानी की वाइफ ने इन्होंने क्या किया था। तो ये हमने बॉडी में लिख दिया और भूमिका बता दी। उसके बाद कंक्लूड कर देंगे कि न सिर्फ स्वाधीनता संग्राम में, बल्कि स्वाधीनता संग्राम से लेकर आज तक महिलाओं की भूमिका अग्रणी रही है, जिससे आज भारत जेंडर गैप इंडेक्स, भले भारत आज जेंडर गैप इंडेक्स में पीछे है, लेकिन सामाजिक आर्थिक विकास में महिलाओं की भूमिका के मामले में भारत आज अग्रणी स्थान पर खड़ा हुआ है। ये हमारा एक उत्तर हो गया। ये हम अपने अभी तुरंत मैंने इसको दिमाग में बनाया है। तो इस तरीके की प्रैक्टिस आपको भी करनी। देखिए, मेरा ज्योग्राफी बैकग्राउंड है, मैंने एक हिस्ट्री में आपको एक एग्जांपल दिया है। इस तरीके के प्रश्न की फ्रेमिंग आपको अपने दिमाग में करनी है। इसको वर्चुअल आंसर राइटिंग कहते हैं, इसको आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कहते हैं। तो एक आंसर आपने लिख लिया, एक आंसर अपने दिमाग में बना लिया, ये कंटेंट आप पढ़ ही रहे हो,
और अगर आप मेरा सृजन प्रोग्राम देख रहे हो, उसमें मैंने कंटेंट को आंसर राइटिंग फॉर्म में ही बनाया है। ठीक है, ये आपके पीवाईक्यू से आपने अपना मेंटल एक्सरसाइज कर दिया आंसर राइटिंग का। दूसरा, एनी प्रोग्राम, कोई भी प्रोग्राम आप ज्वाइन कर लो जहां से आपको प्रश्न मिले, आप या तो वहां पर उत्तर देखो। आप बड़े प्रोग्राम मत ज्वाइन करो जहां पर आपको पढ़ाया जा रहा है। ठीक है, ये आपको केवल बेवकूफ बनाया जा रहा है। आपको ये नहीं ज्वाइन करना है कि आपको भैया चलो क्रैश कोर्स करा दे, कोई लाभ नहीं होगा। आप लिख के लीजिए, आपको नंबर आपके उत्तर लेखन पे मिलेगा, भले इसमें पॉइंट्स बहुत थोड़े कम हो, 4 ही पॉइंट हो लेकिन अच्छे से लिखे हो, नंबर आपको उत्तर लेखन दिलाएगा। तो बड़े बड़े कोर्स और बैच ज्वाइन करने की कोई आवश्यकता नहीं है आपको भी। फिर अब दूसरा सवाल ये आता है, उस प्रोग्राम से आप क्या देख सकते हैं? क्वेश्चन लीजिए ना वहां से, आप अपने खुद से आंसर कीजिए उसको, क्वेश्चन वहां से उठाइए। दूसरा क्या है, जीडीसी और जीआईसी बैलेंस एक बहुत बड़ी समस्या आ रही है, और इसको लेकर मुझे लग रहा है इस वीडियो में बात नहीं होगी, मैं थोड़ी डिटेल इसमें बात करूंगा। देखो, जीडीसी और जीआईसी में सब्जेक्ट तो सेम है आपके, मुझे लग रहा है पर्सनली कि जिनके दोनों हैं उनके लिए बहुत 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 गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, और ऐसी अपॉर्चुनिटी पिछले कुछ सालों में लोगों को नहीं मिली है। आपको क्या करना है, ऐसे और हिंदी मैनेज करना है जीआईसी में। देखो, हिंदी इज कंपेरेटिवली इजी है, उसमें ज्यादातर जो सेक्शन है वो वन लाइनर है, पर्यायवाची है, विलोम है, वन वर्ड है, ऐसी चीजें हैं। लिखने वाले केवल सब्जेक्टिव चीजें हैं, संक्षेपण और व्याख्या। इसकी मैं एक वीडियो लेकर आऊंगा, ठीक है? उसके बाद आपको कुछ भी देखने की आवश्यकता नहीं होगी। हिंदी अभी आप थोड़ा बहुत इस वाले पार्ट पर काम करिए, ठीक है? इसको रटते रहिए। ये वाला पार्ट आप मुझ पे छोड़ दीजिए, इसमें आप बहुत अच्छा स्कोर करेंगे, ये मेरी गारंटी है। ऐसे के लिए भी मैं 1-2 सेशन लूंगा और आपकी सारी दिक्कत दूर हो जाएगी। इसके लिए बहुत ज्यादा प्रयास करने की जरूरत नहीं है कि आप कल से बैठ के ऐसे लिख लीजिए, बिल्कुल मत लिखिएगा ऐसे। ऐसे में क्या चाहिए, कंटेंट थोड़ा चाहिए, उसमें फ्लो ज्यादा चाहिए, कनेक्टिविटी ज्यादा चाहिए, और रिलेवेंसी ज्यादा चाहिए कि आप अपने टॉपिक से ही जुड़े हैं। कंटेंट आपके पास कम रहेगा तो चलेगा, तो आप सोचिए कि हम 25 ऐसे प्रैक्टिस करके चले जाएं, तो वहां पर आप ऐसे नहीं लिखोगे। ये सारी आप चीजें समझ जाओगे ना, मेरा क्लास ज्वाइन करो, वो क्लास नहीं रहेगा, वो फ्री रहेगा, तो आपको ऐसे में भी समस्या नहीं होगी। तो मैं ऐसे और हिंदी के लिए आपको एश्योर कर रहा हूं, ये जो वन लाइनर वाला पार्ट है हिंदी का, उसको आप रट लीजिए, ठीक है? क्योंकि ऐसे की अब अगर बात करें तो वैसे तो 4-5 पार्ट है, लेकिन अगर आप साहित्य और संस्कृति से एक ऐसे पढ़ लेते हैं, पर्यावरण से ऐसे तैयार कर लेते हो, डिजास्टर मैनेजमेंट से एक मास्टर ऐसे तैयार कर लेते हैं। क्योंकि देखो, डिजास्टर मैनेजमेंट ऐसा टॉपिक है जिसमें आपका कंक्लूजन सेम रहेगा, वे फॉरवर्ड सेम रहेगा, सरकार के प्रयास लगभग सेम रहेंगे, ठीक है? और जनमानस के प्रयास ये भी लगभग सेम रहेंगे, कोटेशन सेम रहेंगे। तो पर्यावरण, ये डिजास्टर मैनेजमेंट वाला ऐसे आप तो जरूर तैयार कर लीजिएगा। क्योंकि अगर मान लो अर्थक्वेक के लिए आपने कुछ तैयार किया है, उसमें केवल बेसिक कंटेंट चेंज होगा, ठीक है? लेकिन बाकी प्रयास, समस्याएं, समाधान ये तो एक ही रहेंगे ना। सरकार के प्रयास, कुछ चीजें चेंज होंगी बस। तो ये ऐसे आप जरूर तैयार कर लीजिएगा। ये मैं आपके लिए एक वीडियो लाऊंगा संक्षेपण और व्याख्या के लिए, ठीक? उसके लिए निश्चिंत रहिएगा। तो बस इस पे आपको ध्यान देना है। फिलहाल आप केवल हिंदी के इस वन लाइनर वाले पार्ट को रटते रहिए, बाकी ये दोनों मुझ पे छोड़ दीजिए। अब हम आते हैं इस सेक्शन पे कि पेपर को अप्रोच कैसे करें। देखिए, इसके लिए भी मैं विस्तृत सेशन लाऊंगा एग्जाम के पास, लेकिन अभी के लिए इतना सुनिए। अगर आप फुल लेंथ टेस्ट लिख रहे हैं तो प्रयास ये करिए, शॉर्ट किए। जैसे आपको पता है 20 प्रश्न होंगे, तो पहले आप क्या करिए, जो शुरुआत के 5 प्रश्न हैं, क्योंकि एग्जामिनर जब कॉपी खोलेगा ना, तो आपके शुरुआत के 4-5 प्रश्न देखेगा, तो उसको एक आइडिया लगेगा कि स्टूडेंट कैसा है। तो पहले आप शुरुआत के 5 प्रश्न करिए, उसके बाद जो बाकी 10 प्रश्न पूरे लॉन्ग प्रश्न है उनको पूरा कर डालिए, क्योंकि स्कोरिंग होते हैं। उसके बाद जो बचे हुए 5 प्रश्न हैं शॉर्ट के, उनको अगर टाइम कम रहा है और आप केवल फ्लो चार्ट के माध्यम से कर देंगे, तो आपको 3 से 4 नंबर मिल जाएंगे। तो ये स्ट्रेटेजी आप रखिए, बाकी इस पे हम डिटेल में बात करेंगे आगे। पेपर की बात करें, कंप्लीट करना क्यों जरूरी है, आप इतना समझिए, क्योंकि ये पैटर्न पहली बार आया है। 70% 70 से 80% ऐसे लोग होंगे जो पेपर बिना कंप्लीट किए आएंगे, ये आप गारंटी के साथ लिख लीजिए। आपने 80% कंपटीशन वैसे ही कम कर दिया, आपको केवल 20% से लड़ना है। इस 20% में अगर आपने कंटेंट दे दिया, स्ट्रक्चर दे दिया, अच्छा इंट्रोडक्शन, अच्छा कंक्लूजन, अच्छा एग्जाम्पल और अच्छे कीवर्ड दे दिए, तो निश्चित रूप से आप एकदम अग्रणी स्थान पर रहोगे, ठीक है? तो पेपर कंप्लीट करना बहुत जरूरी है, इसके बिना आप कंपटीशन में आओगे ही नहीं। मैं अपने व्यक्तिगत एक्सपीरियंस से बता रहा हूं, मेरे मेंस ज्यादातर जो है पेपर कंप्लीट ना करने की वजह से रुके, क्योंकि मेरी खुद की राइटिंग स्लो है। मेरे कंटेंट अच्छे होते हैं, मेरे डायग्राम, मेरे स्ट्रक्चर सब कुछ ठीक होता है, बट मैं इसमें स्ट्रगल करता हूं, ठीक? तो ये मैं समझ सकता हूं। दूसरा, राइटिंग कैसी हो, राइटिंग डजंट मैटर, बस एलिजिबल हो और पढ़ने योग्य हो। अगर आपकी राइटिंग अच्छी है तो वेल एंड गुड, स्ट्रक्चर के साथ आप उसमें 4 चांद लगा सकते हैं, ये वाला बड़ा सा चांद। लेकिन अगर राइटिंग बस केवल पढ़ने योग्य है, ठीक है, तब भी ठीक है। लेकिन अगर आप कुछ भी लिख रहे हैं ऐसे 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 उर्दू में, तो नहीं समझ में आ रहा है, तो उसका कोई मतलब नहीं निकलेगा। क्योंकि एग्जामिनर जो होगा ना, 70 से 60 साल तक एक एसोसिएट, असिस्टेंट प्रोफेसर या प्रोफेसर होते हैं, वो जोर नहीं लगाएंगे भैया आपका उत्तर पढ़ने में कि एकदम चश्मा लगा के ऐसे जूम करके देखें, ठीक है? वो देखेंगे आपने क्या लिखा है, स्पष्ट होनी चाहिए चीजें बस।
ठीक, उनको ज़्यादा मेहनत मत कराइएगा, ठीक है, गैप्स दीजिएगा, वर्ड के बीच में गैप दीजिएगा, थोड़ा सा बड़ा लिखिएगा, ठीक। पीवाईक्यूज कितने रेलेवेंट है, बहुत रेलेवेंट है। आपकी पूरी प्रिपरेशन पीवाईक्यूज के ही राउंड अभी घूमनी चाहिए। देखिए, दो स्ट्रेटेजी होती है, सिलेबस प्लस पीवाईक्यू, ठीक है। कुछ लोग इसको फॉलो करते हैं, कुछ लोग इसको, कुछ लोग ये दोनों का कॉम्बिनेशन। जो मैं सृजन प्रोग्राम कर रहा हूँ वो इन दोनों के कॉम्बिनेशन से कर रहा हूँ। जो चीजें सिलेबस में नहीं है उनकी पीवाईक्यूज मैंने शामिल नहीं किए हैं। आप चूंकि लेट हो रहा है, अगर आपने कुछ नहीं किया है तो आप सिलेबस उठाइए, सिलेबस उठा के अगर आप पॉइंट बाय पॉइंट चार चार पांच पांच पॉइंट उन सारे सिलेबस के पॉइंट्स के इकट्ठा करिए, बस पूरा टॉपिक पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। बुक उठाइए, ठीक है, वो पहला सिलेबस का पॉइंट है, फटाक से बुक पूरी पढ़ जाइए। मतलब समझिए कि 15 मिनट में आपको पढ़ना है, उसमें से कुछ चीजें अंडरलाइन करनी जो आपको आपके आंसर में डालने हैं, वो इस टॉपिक में आप एक पन्ने में लिख लीजिए, ठीक है। क्योंकि अगर ऐसा प्रश्न आएगा तो आप ये सारी चीजें डालेंगे। आप प्री पास करके आए हैं, आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन है, लेकिन वो 3-4 चीजें जो आपके उत्तर को एक सब्जेक्टिव टच देंगी वो आपको लिखने हैं पढ़ के, ठीक है। अब होते हैं पेजेस कैसे होंगे। बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे हैं, जो भाई बहन पहली बार मेंस दे रहे हैं उनके लिए प्रश्न ये है कि पेजेस कैसे होते हैं। पेजेस एग्जैक्टली वैसे होते हैं जैसे यूपीपीसीएस मेंस में होते हैं, जैसे आप लोग मार्केट से खरीदते हैं, बस फर्क ये रहेगा कि उसमें क्वेश्चन आपके लिखे रहेंगे, ठीक है, क्वेश्चन उसमें लिखे रहेंगे। जैसे मैंने देखा है, एक सेव किया है पेज, आप दिखाता हूं मैं आपको। चलो भैया, कहाँ गए, ये है, देखिए ऐसे होंगे और ये क्वेश्चन आपके लिखे रहेंगे। दोनों तरफ मार्जिन होगा, मार्जिन में लिखना नहीं है, नीचे आपका मार्जिन नहीं होगा लेकिन संख्या लिखी होगी। ये देखिए, ये संख्या, इसके नीचे आपको नहीं जाना है। ये आपको अंडरस्टूड है कि आपको अपना आपका उत्तर यही लिखना है। देखिए, ये पेजेस बहुत जल्दी भरेंगे, ठीक है, दोनों साइड में मार्जिन रहेगी, आप लिखोगे आपका पेजेस भर जाएगा, पता नहीं चलेगा। तो इसलिए इन पेजेस का बहुत अच्छे से उपयोग करिएगा, पूरा स्ट्रक्चर रखिएगा, इंट्रोडक्शन, बॉडी, कंक्लूजन, डायग्राम, ठीक, बहुत अच्छे नंबर मिलेंगे, बिल्कुल निश्चिंत रहिए उसके लिए। तो ये सारे क्वेश्चन आ रहे थे, बाकी एक सेशन और मैं लेकर आऊंगा, और बाकी इस सेशन के लिए, ठीक है, ऐसे और हिंदी के लिए बिल्कुल निश्चिंत रहिए। ऐसे बहुत अच्छा आप लिख के आओगे, मेरी गारंटी है, मैंने इस पे काम किया हुआ है, और इसके लिए भी बिल्कुल निश्चिंत रहिए। और बाकी ये वाला पोर्शन जो है, इसमें केवल 1 या 2 रूल्स रखते हैं, ठीक है, उसमें और कुछ नहीं करना है। रूल अभी आप बना लोगे, प्रसंग बना लोगे, संक्षेपण कर लोगे, ठीक है, और पैसेज राइटिंग कर लोगे, लेकिन मैं कुछ रूल बताऊंगा जो आपको अपने इसमें इंक्लूड करके 2-3 नंबर एक्स्ट्रा लेने हैं। ऐसे फिर से मैं बोला, फिर से मैं आऊंगा, हाजिर होऊंगा। बाकी ये हमारी स्ट्रेटजी हो गई अभी के लिए, बिल्कुल निश्चिंत रहिए, परेशान मत होइए, एकदम चिल होकर तैयारी करिए। आपको मौके मिले हैं और इस मौके को एंजॉय करिए। बाकी प्रोसेस पर आपका जोर नहीं है, प्रक्रिया पर आपका जोर नहीं है, अभी आपका जोर किस पे है कि आप अपनी तैयारी को कितनी धार दे सकते हैं। तो फिर से अगर आपको कोई समस्या होती है, कोई किसी प्रकार का सजेशन, रिकमेंडेशन होता है, मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिए। मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक कमेंट बॉक्स में है, उससे जुड़िए। वहां पर एक लिंक है जो कि चैट डिस्कशन ग्रुप का है। फिर उसके बाद हमारे वीडियो में जुड़ने के बाद आप डिस्कशन ग्रुप में आइए। जो भी समाधान, जो भी समस्या, जो भी सुझाव, जो भी एडवाइस है वहां पर दीजिए। अगर आपने उत्तर भी लिखा है तो वहां पर आपका दीजिए। मैं समय निकालकर आपका उत्तर देखकर, हालांकि उसको जांचूंगा नहीं, लेकिन अगर कुछ इनपुट हो सके, आपको कुछ इनपुट चाहिए होगा, तो मैं आपके लिए बिल्कुल खड़ा हूं। और इस अपॉर्चुनिटी का यूज करिए, मतलब ये है। और चलिए मिलके करते हैं। बाकी अगर कोई और समस्या हो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, और हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। धन्यवाद।